वेलकम बैक टू यू ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखेंगे जो सेकंड चैप्टर था हमारा स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, उसका पार्ट टू आज हम देखने जा रहे हैं। पार्ट वन हम देख चुके हैं। तो पार्ट टू में हम देखेंगे उत्तरी भारत का मैदान, यानी कि द नर्दर्न प्लेन। तो पहला हम द नर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन हम देख चुके थे, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। अब हम देखेंगे उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र। चलिए, उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। निक्षेप मतलब होता है सेडिमेंट, ठीक है ना? इस मैदान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 3200 किलोमीटर, इसकी औसत चौड़ाई 150 टू 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 टू 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को तीन भागों में बांट सकते हैं: भाबर तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे दो भागों में बांटा जा सकता है: खादर और बांगर। ठीक। तो खादर और बांगर में आप देख सकते हैं, खादर जो है आपका न्यू सॉइल होती है, न्यू एलुवियल सॉइल जिसे हम कह सकते हैं, और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है, जो शिवालिक गिरिपथ के समानांतर फैली हुई है। इसके परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों के बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े शैल और गोलाश्म जमा कर देती हैं और कभी-कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं, और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, ये क्षेत्र अनूप बन जाता है। इसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तराई से दक्षिण में मैदान है। तराई से दक्षिण में आपको मैदान है, जो पुराने और नए जलोढ़ जलोढ़ मतलब एलुवियल सॉइल, मतलब ये है कि जो आपकी रिवर बहकर आ रही है ना, इस रिवर के साथ जो आपका सेडिमेंट आता है, जो इसके साथ अवसाद जो आएगा, वो अवसाद एक जगह जाकर जमा हो जाता है, तो उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है, उसे हम जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ कहते हैं। ठीक है? चलिए, बना होता है बांगर और खादर कहलाता है। तो जलोढ़ से ही बांगर और खादर इसमें बनता है। ठीक? इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली प्रौढ़ावस्था मतलब ओल्ड एज, जो नदी की है लास्ट लास्ट में, जैसे यूथ होती है, ठीक है ना? यूथ के बाद ओल्ड रिवर बन जाती है। ठीक, एक तो होता है ओरिजिनिंग पॉइंट, यूथ एंड ओल्ड, थ्री एजेस ऑफ रिवर, तीन एज होती हैं रिवर की। ठीक। चलिए, इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपरदनी और निक्षेपण स्थलाकृतियों जैसे बालू रोदिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियां पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोदिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है, जहां ज्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियां अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती हैं। ये उत्तरी मैदान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेन में किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए खेत को तैयार कर रही हैं। ठीक। तो दोबारा से हम इसे देखते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में इस तरीके से कल्टीवेशन की जाती है, जबकि हम नॉर्थ ईस्ट में देख रहे थे कि वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का कल्चर है। उत्तर भारत के उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े-बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। मुहाना मीन्स, एक तो ये है ओरिजिनिंग पॉइंट है रिवर का, और ये है जब वो सी से मिल जाती है, जब रिवर ओशन से मिल जाती है, तो यहाँ से रिवर बहती हुई आती है, तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। ठीक है ना? ठीक। जैसे सुंदरवन का डेल्टा,
तो मुहाने पर डेल्टाएं बनाती हैं जो उत्तर भारत में बहने वाली नदियां हैं। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, जहाँ कई प्रकार के फसलें, गेहूं, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि कल्टीवेशन ज़्यादा यहाँ पर होता है। ठीक है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक? पेनिनसुलन जो आपका प्लेट्यू है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई के ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा-फटा भूखंड है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर-पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डेमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर-पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पालायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयंबटूर पठार और कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूखंडों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है। तो जो प्रायद्वीप है, पेनिनसुलन इंडिया है, दक्षिण भारत, इस तरीके से हमारा जो त्रिकोण में जो स्थलाकृति हमें देखने को मिलती है, इंडिया का जो दक्षिणी हिस्सा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ठीक है ना? तो प्रायद्वीपीय भारत में जब सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर जो ऊंचाई है वो क्या होती है? कम होती जाती है। तो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ऊंचाई ढलवा स्थिति है। ठीक है ना? यहाँ पर माइनस हम मान लें, यहाँ पर प्लस मान लें, तो इससे हम समझ लेंगे कि यहाँ पर क्या है? ढाल थोड़ा सा, स्लोप थोड़ा सा डाउन है, जबकि यहाँ पर स्लोप उठा हुआ है। इसके पीछे रीजन भी हमें पता चलेगा, अभी देखेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि दरारी उद्भेदन यहाँ पर हुआ था। ठीक है ना? ठीक, उस वजह से तो इसके ऊपर बाद में बात आएगी, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताएं जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित हैं, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं हैं। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टार, ब्लॉक, पर्वत, भ्रंश, घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां शामिल हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि वहाँ बार-बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खड्ड, महाखड्ड इसके धरातल की को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मोरेना खड्ड इसके उदाहरण हैं। तो चंबल, भिंड, मोरेना ये कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं मध्य प्रदेश या एमपी में जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया है। तो जो उच्चावच हैं, जो रिलीफ्स हैं, उसके आधार पे जो प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलन प्लेट्यू है, उसको हम 3 हिस्सों में विभाजित कर रहे हैं। तो वो 3 हिस्से हैं कौन-कौन से?
पहला है इसमें दक्कन का पठार, ठीक है ना, दक्कन प्लेट्यू। दूसरा है मध्य उच्च भाग भूभाग और अगला है उत्तर पूर्वी पठार। तो दक्कन प्लेट्यू के बारे में पहले हम देखते हैं। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची कार्डेमम पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जवादी पहाड़ी, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया भैया दक्कन पठार। ठीक, दक्कन के प्लेट्यू में इतनी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है इसमें मध्य भूभाग। ठीक, मिडिल लैंड है उसके बारे में बात करेंगे। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों में बना है, जिनकी समुद्र तल से लगभग 600 से 900 मीटर है। क्या ऊंचाई? ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो कि काफी हद तक अपर्दित हैं और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहां तक अनुदैर्य रेत के टिब्बों को चापाकार बरखान रेतीले टिब्बों से ढके हैं। अपने भूगर्भिक इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो खनिज भंडारों का एक तरीके से पुंज पूरी तरीके से है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू भारत में खनिज संपदा का घर भी कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए, अब है उत्तर पूर्वी पठार, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्वी दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और ये कार्बी एंगलोंग जो पठार है ना, ये असम में पड़ता है। ठीक है ना? पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार के अलग-थलग भाग हैं और मेघालय तो मेघालय स्टेट ही है, इससे आप सीधे से समझ सकते हैं। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बाँटा गया है: गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया 3 ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हैं और तीनों आपके क्या हैं, प्लेट्यू भी हमें देखने को अ, वैसे तीनों पठार आप कह सकते हैं। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी
इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलिमेटाइट सिमिलेनाइट सिमी सिलिमेनाइट सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। तो चेरापूंजी में वनस्पति नहीं के बराबर है। अच्छा, पूरी दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन-सा है, ये आप लोग बताएँ कमेंट सेक्शन में, फिर मैं कल बताऊँगा। इन्हीं से रिलेट है कहीं न कहीं। अब आता है भारतीय मरुस्थल इंडियन डेज़र्ट। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के से उत्तर-पूर्व में स्थित है। यह एक ऊबड़-खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इन्हें मरुस्थलीय के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मोसेजोइक काल में इस यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि अच्छा, अकाल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मास्त्र के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं राजस्थान। ठीक, तो राजस्थान में रेतीले हिस्से इस तरीके से हैं, ये रेत पड़ी हुई है और भारतीय मरुस्थल है। क्या आप जानते हैं कि चित्र में दिखाए गए बालू के टिब्बे के प्रकार को पहचानें? तो बरखान कहलाते हैं ये, ठीक है ना? ठीक। कास्ट जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरुद्यान दक्षिणी भाग में है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है, सिंधु की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रन की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। ठीक, यहाँ की अधिकतर नदियां अल्पकालिक हैं। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। तो मरुस्थल के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? लूनी रिवर। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। कुछ नदियां तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त होती जाती हैं। यहाँ अंतःस्थलीय प्रवाह अपवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियां झील या प्लाया में मिल जाती हैं। इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। तटीय मैदान, अब हम देखेंगे तटीय मैदान, या हम इन्हें ये भी कह सकते हैं कि आपका कोस्टल प्लेन्स, ठीक है ना? ठीक, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की तटीय रेखा बहुत लंबी है। स्थित स्थिति और सक्रिय भूआकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो तटीय मैदान का यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, तो आप देख सकते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है। जलमग्न मतलब पानी में डूबा हुआ। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो कि जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों पर बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव,
एलन, नावासावेवा, मार्मागाओ, मंगलोर, कोचीन शामिल हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? बंदरगाह हैं। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण हैं, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़ी हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल बैकवाटर्स, जिसे मछली पकड़ने के लिए अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लमकल्ली नौका दौड़, अच्छा ये वल्लमकल्ली बड़ा फेमस है, हाँ इसको आप याद रखें। केरल स्टेट में वल्लमकल्ली एक त्योहार मनाया जाता है जिसमें क्या होता है कि नौकायन दौड़ होती है, ठीक है। तो नेहरू ट्रॉफी भी इसे कहते हैं। तो पन्नामद्दा कयाल में किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभार तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम, तो पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम बताइए, आपसे बोल रहा है। तो इसमें है आपका विशाखापट्टनम है, ठीक है ना, और आपका और भी बहुत से हैं। 26 दिसंबर 2004, तो बॉक्स में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट होता है। 26 दिसंबर सन 2004 को अंडमान और निकोबार द्वीपों पर एक प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया था। क्या आप इस आपदा का नाम बता सकते हैं? प्रभावी बाकी क्षेत्र की पहचान करें। तो सुनामी आई हुई थी उस टाइम पर। अब आता है अगला जो फीचर है इंडिया का, वो है द्वीप समूह, या इसे आइलैंड भी आप कह सकते हैं। तो एक द्वीप यहाँ पर दिखाया गया इस तरीके से, जो चारों ओर से पानी से घिरा होगा। अगर तीनों ओर से घिरा होगा तो पेनिनसुला, चारों ओर से घिरा होगा तो आइलैंड, ठीक है ना, दोनों के अलग अलग नाम है। चलिए, भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं, 572। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित हैं। रिची द्वीप समूह और नम लबरिंथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा हैं। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। बैरन आइसलैंड या आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़, पत्थर और गोलाश्म से बना हुआ है। तो बॉक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल चोटी, तो उत्तरी अंडमान जो 738 मीटर में है, माउंट डियोवोली। मध्य अंडमान 515 मीटर, माउंट कोयोब दक्षिण में। अंडमान 460 मीटर में माउंट थ्विलर द्वीप, जो ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार में 642 ये शामिल इसमें है। पश्चिमी तट के साथ साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत कुलीन हैं। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है।
अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर तथा 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित हैं। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 पर मानव निवास करते हैं। तो किसी बुक में 10 भी दिया गया है, तो अभी ये एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें 11 ही आप माने। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्र 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बाँटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। इस द्वीप समूह का पर तूफान निर्मित कुलीन है, जिस पर अबद्ध गुटिकाएँ, शिलिंग और गोलाश्मिकाएँ तथा गोलाश्म पूर्व समुद्री तट पर पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, तो इसमें आज ही चैप्टर आपका समाप्त हो गया, सेकंड चैप्टर। अब कल हम नेक्स्ट थर्ड चैप्टर इसमें हम देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।